Hello everyone, welcome back to my channel IGNU tutorial. Now we will see BCS 184 solved assignment of 2023-24 session. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक उसके साथ सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4-5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर द वेरियस एजम्पशंस ऑन विच द मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस रेस्ट। कौन कौन से ऐसे एजम्पशन हैं जिसके ऊपर जो आपका मल्टीवेरिएट रिग्रेशन को हम एनालाइज करते हैं, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस रेलिज ऑन सेवरल की एजम्पशंस, बहुत सारे इसके की एजम्पशन हैं। लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। पहला है आपका इसमें लीनियरिटी। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप्स होते हैं उनको जब हम लीनियर एज्यूम्ड करते हैं, मीन्स एक सिंगल लाइन में, तब हम इसे लीनियरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। The error residuals should be independent of each other, meaning that error in predicting one observation should not provide information about the error in predicting another. इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई डेटा लिया है, उसके ऑब्जर्वेशंस हमने अगर प्रिडिक्ट किए हैं, उसमें कुछ एरर देखा है, तो किसी एक डेटा का जो एरर है वो दूसरे डेटा से वेरी नहीं करना चाहिए, दूसरे डेटा का इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताए। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। मतलब किसी एक ही डेटा का बताए जिसका हमने प्रिडिक्ट किया है, वो दूसरे डेटा का इन्फॉर्मेशन ना दे, उसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। थर्ड वन इज़ द होमोसेंडिसिटी। द वेरिएंस ऑफ द एरर शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने अगर कुछ डेटा लिया है और जो उनके एरर्स है वो एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस में दिख रहे हैं कि हाँ कांस्टेंट चल रहा है सारे जो लेवल्स है उसके, तब हम उसे बोलेंगे होमोसेंटिसिटी। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो द स्प्रेड ऑफ द रेसिड्यूल शुड बी कॉन्सिस्टेंट। मतलब जो भी चीज़ें बिखरी हुई है वो एकदम कांस्टेंट चल रही है, एक लाइन बाय लाइन चल रही है, तो उसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 4, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स। The errors are assumed to be normally distributed. This is important for making statistical inferences and hypothesis testing. नॉर्मेलिटी ऑफ एरर का मतलब है कि जो गलतियां हमें किसी डेटा में दिख रही है वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, उसमें कोई भी तरह का एबनॉर्मल चीज़ें ना दिखे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हम इन्फरेंस, स्टैटिकल इन्फरेंस दे रहे हैं वो बिल्कुल ऑन टेस्ट बिहेव करना चाहिए, शो करना चाहिए। नो परफेक्ट multi-collinearity. The independent variable should not be perfectly correlated with each other. जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। हाई मल्टी कैन लीड टू इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर्स एंड डिफ़िकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग द इंडिविजुअल कोएफिशिएंट। अगर हमें वहाँ पे एक स्टैंडर्ड एरर नहीं दिखेगा तो जो भी हम इंडिविजुअल कोएफिशिएंट को इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें एरर्स दिखने लगेंगे और उसको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसे हम अच्छे से उस डेटा को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। द रेसिड्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट over time in time series data. Auto correlation, where the errors are correlated with themselves across observations, should be avoided. नो ऑटो कोरिलेशन मतलब कोई भी डेटा है उसमें ये एज्यूम नहीं होना चाहिए कि जो आपका डेटा है, इंडिपेंडेंट डेटा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो टाइम टू टाइम डेटा को शो करे सीरीज़ में, एक सीक्वेंस बना हो उसका, उसमें कोई एरर नहीं दिखना चाहिए और एक दूसरे से कोरिलेटेड होगा, तो उसे हम नो ऑटो कोरिलेशन में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज एडिटिविटी। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ दैट वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि जो भी हमारा चेंजेस दिखेगा उसका इफेक्ट है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो बिल्कुल कांस्टेंट दिखेगा हर लेवल में। Now we will conclude this question. It's crucial to access these assumptions before drawing conclusion from multivariate regression analysis.
इस मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस को जब हम कंज्यूम करेंगे, इसके कंक्लूजन को निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसे एज्यूम करना। Violations of these assumptions might lead to biased or inefficient estimates and affect the validity of statistical inference। और अगर हम किसी भी रूल्स को इसमें वायलेट करते हैं, अगर सही तरीके से नहीं निकालते हैं डेटा को, तो एक तरह से बायस्ड होगा और जो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा निकलने वाला है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, इसमें 4-5 चीज़ें हैं जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। पहला है एनोवा एंड मैनोवा, नेक्स्ट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड लास्ट वन इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये चारों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है, एनोवा एंड मैनोवा। एनोवा, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ, आप उसमें देख सकते हो। तो 2023-24 का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वहाँ से आप क्वेश्चन देख लो और ये आपका विथ एक्सप्लेनेशन आंसर है। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। It is a statistical method used to analyze the differences among group means in a sample। ये एक तरह का statistical method है। किसी भी चीज़ को डेटा को निकालने के लिए अगर आप स्टैटिकल डेटा निकालते हो तो उसमें हम एनोवा का एक फॉर्मूला है जिससे पुटअप करके हम उसे निकालते हैं। एक सिंपली किसी भी डिफरेंट जो हमारा मीन ग्रुप है उसको एनालाइज करने के लिए उस सैम्पल को हम एनोवा का यूज़ करते हैं। इट एक्सेसेस वेदर देयर आर एनी स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। अगर 3 और 3 से ज़्यादा अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच के डिफरेंसेस को निकालने के लिए हम डेटा में एनोवा का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें हमें मैनोवा को एक्सप्लेन करना है। मैनोवा जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब 3 से ज़्यादा और ये मल्टी उससे भी ज़्यादा। इट एक्सटेंड्स एनोवा टू मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है एनोवा के डिफरेंट उनको हम मैनोवा के थ्रू एक्सटेंड करते हैं, मतलब एनोवा से ऊपर मैनोवा आता है। इट एग्जामिन वेदर द मीन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर इक्वल अक्रॉस मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। मैनोवा इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ कोरिलेटेड वेरिएबल। मैनोवा कब हेल्पफुल होता है? जब हम कोरिलेटेड वेरिएबल्स का डील करते हैं और उसका डेटा निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफन रेफर टू एज अ बेल कर्व। हम इसे बेल कर्व से भी जानते हैं। इट इज़ अ सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स बेल शेप्ड कर्व व्हेन प्लॉटेड। जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक बेल शेप्ड में कर्व दिखता है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। It is normal distribution. Most data points cluster around the mean and the probability decreases as you move away from the mean। जब आप मीन से आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो किस शेप में बनेंगे? बेल शेप में, तो हम इसे बेल कर्व भी बोलते हैं। मेनी नेचुरल फेनोमेना एंड स्टैटिकल प्रोसेसेस फॉलो दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत सारे जो नेचुरल फेनोमेना मतलब जो हम वेदर फोरकास्ट वगैरह देखते हैं या नेचुरल से रिलेटेड नेचर से रिलेटेड जो भी होता है वो अगर हम स्टैटिकली उसे इनपुट करते हैं डेटा पे ग्राफ पे तब हमें इस तरह का डेटा देखने को मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। नेक्स्ट इज स्नोबॉल sampling techniques। Snowball sampling is a non-probability sampling techniques where existing study subjects recruit future subjects from among their acquaintances। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जिसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रेजेंट के रेफरेंस में हम फ्यूचर के जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसको हम इसमें देखते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स में। ये एक चैन रेफरल मेथड है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एंड कंटिन्यू टू ग्रो लाइक अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल। जैसे कि आप एक पहाड़ पे देखते हो कि स्नोबॉल ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, उस तरह से आप कुछ सिमेट्रिक्स देखने को मिलेगा। This method is often used when it's challenging to identify and reach participants through other means।
ये मेथड तब हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हमें किसी भी चीज़ को पार्टिसिपेंट्स, जैसे मान लीजिए कि कुछ मीन्स निकालने हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लास्ट वन इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन स्टैटिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम DF से भी डिनोट करते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द फाइनल कैलकुलेशन। जो भी हमारा फाइनल कैलकुलेशन आता है किसी भी डेटा का, उसके जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं ना, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। एंड ऑफ अ स्टैटिक दैट आर फ्री टू वेरी। फॉर एग्जाम्पल इन अ टी टेस्ट, जैसे ये जो टी टेस्ट भी है ना, इसके साथ और भी 2-4 चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन किया है मैंने BCS 184 में, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। Degree of freedom are related to the sample size. In regression analysis, degree of freedom are associated with the number of observation minus the number of estimated parameters. हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आता है, उसमें से अगर हम नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स को माइनस करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल वैल्यूज़ फॉर स्टैटिकल टेस्ट। जो स्टैटिकल टेस्ट में कोई भी अगर डेटा निकालने में डिफ़िकल्टी जाती है, उस टाइम पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन जो BCS 184 डेटा एनालिसिस का है, सॉल्व असाइनमेंट 2023-24, जो कि मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये एक क्वेश्चन पेपर है। तो अगर और भी किसी भी चीज़ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे इस कोड को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल ट्राई कि आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आप लोगों को बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। मुझे पता है कि इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है, मटेरियल्स उनको नहीं मिल पाते हैं जिससे वो अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टे अपडेटेड ऑन माय चैनल, जो जो मुझे सही लगेगा। और ये भी एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि मैम मुझे ये प्रोवाइड कीजिए सॉल्व्ड असाइनमेंट, वहाँ पे जो भी यूट्यूब पे मिल रहा है वो गलत न्यूमेरिकल्स बनाए हुए हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ज़्यादा वीडियोज़ को लेंदी नहीं करती हूँ।